आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डिस्टर अकेडमी में। और आज की क्लास हम लोग बात करेंगे लिसानियात के हवाले से, और जिसको हम लोग उर्दू की कदीम जो है वो तारीख भी कहते हैं, जिसको 3 इदवार में तकसीम किया गया है। और उससे जुड़े कुछ अहम सवालात हैं जो आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो उर्दू की तारीख़ है उसी से जो है वो आपको एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 सवाल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम के पश मंज़र में जो है वो काफ़ी अहम किरदार है कदीम हिंद आरियाई का। ये हम लोग कह सकते हैं हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़ का। तो उसी पर मबनी आज के ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आप लोग जो है उसे नोट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप का ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। ये नंबर है, आप लोग अपना नाम, अपने स्टेट का नाम लिख के और DSSS भी लिख के व्हाट्सअप कर देंगे, आपको ये पीडीएफ वहाँ पर फराहम हो जाएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जब ज़बानों में लिसानियाती बुनियादों पर यकसानियत पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं हम रिश्ता ज़बानें। अगली सवाल है, या अगला सवाल है, हम रिश्ता ज़बानों को एक गिरोह में रखा जाता है, उस गिरोह को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा लिसाने ख़ानदान। अगला है, ज़बानों के तक़ाबुली मुताले का आगाज़ किस मुस्तरिक से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स से। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की तमाम ज़बानों को या दुनिया की तमाम ज़बानों की हदबंदी करते हुए अमेरिकी माहिर लिसानियात वैनफ्रेड पी लेहमन ने कितने लिसाने ख़ानदानों में तकसीम की है? तो इसका सही जवाब है 7। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसाने ख़ानदान कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा हिंद यूरोपीय ख़ानदान। हालांकि हम उर्दू अदब में गैरिसन के मुताबिक चलते हैं, जिन्होंने 8 इदवार में तकसीम किया है, और उसमें जो है वो हिंद यूरोपीय ख़ानदान सबसे अहम है क्योंकि उर्दू वहीं से निकली है। इसी के साथ साथ आपको सामे ख़ानदान भी याद रखना है, जिससे अरबी और फ़ारसी निकली है। अगला है, हिंद आरियाई किस लिसानी ख़ानदान के बेहद अहम शाख है? तो इसमें आंसर आ जाएगा हिंद यूरोपीय ख़ानदान। हिंद आरियाई को माहिर लिसानियात ने कितने इदवार में तकसीम किया है? तो आंसर हो जाएगा 3, जिसमें हमारे पास आते हैं कदीम हिंद आरियाई, अहद वुस्ता और जदीद हिंद आरियाई। अगला सवाल है, हिंद आरियाई का कदीम दौर कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह तक हिंद आरियाई का कदीम दौर माना जाता है, जो मसूद हुसैन खां की किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उसी में। अगला सवाल, कदीम हिंद आरियाई दौर में हिंदुस्तान में किस ज़बान को फ़रोग हुआ? तो आंसर है संस्कृत, जिसको 2 इदवार में तकसीम किया गया है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत। अगला है, संस्कृत ज़बान की सबसे बड़ी कवायद नवेशी कौन है, या जो कवायद के सबसे बड़े पारखी हैं वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा पाणिनि, क्योंकि इन्होंने ही कवायद की सबसे पहली किताब जो संस्कृत में लिखी गई है वो लिखी है, जिसका नाम है अष्टाध्याय। अगला सवाल है, पाणिनि का ताल्लुक किस दौर से है? तो कदीम हिंद आरियाई दौर से उनका ताल्लुक है। अगला सवाल है, महाभारत और रामायण किस ज़बान में तख्लीक की गई हैं? तो कदीम संस्कृत में। और महाभारत और रामायण क्लासिकी संस्कृत के क्या हैं? नमूने हैं। जबकि वैदिक संस्कृत के नमूने 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। अगला क्वेश्चन से, आर्यों की मायारी बोली कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा उदीचा। अगला सवाल मैंने आपको ऊपर बता दिया था, अष्टाध्याय किसकी शहर आफाक तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा पाणिनि की। और इसका मौजू क्या है? कवायद, और कवायद भी किसकी? संस्कृत की। अगला सवाल है, संस्कृत के ज़वाल के बाद अवाम ने जिस सादा और आम ज़बान को अपनाया वो क्या कहलाई? तो आंसर हो जाएगा प्राकृत, जो अहद वुस्ता की क्या है? ज़बान है। अगला क्वेश्चन वही है, अहद वुस्ता आरियाई दौर कब से कब तक रहा? तो 1500 कबल मसीह से लेके 1000 सन ईस्वी तक जो है वो अहद वुस्ता का दौर रहा, जिसमें 3 प्राकृतों का दौर माना जाता है। पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। अगला सवाल है, अहद वुस्ता हिंद आरियाई में किस ज़बान का ज़हूर होता है? तो प्राकृतों का होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राकृत ऐसी ज़बान जो संस्कृत में तब्दीली के नतीजे में फितरी तौर पर ज़हूर पज़ीर हुई, जिसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का क्या है? बहुत अहम किरदार है।
यहाँ पे अगला देख सकते हैं, किस ज़बान को बुद्ध मज़हब की ज़बान कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पाली। ज़बान अलग होती है और लिपि जो है वो अलग होती है। लिपि अलग है और ज़बान पाली है। लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि या ख्रोस्टी लिपि जो है वो आती है। अगला सवाल है, पाली बुनियादी तौर पर किस इलाके की ज़बान थी? तो आंसर हो जाएगा मगध की, जो बिहार की सल्तनत में आता है या बिहार स्टेट में आता था। अगला सवाल है, मगध में पाली के बाद के ज़बानों में किस प्राकृत का इर्तिका अमल में आया? तो आंसर हो जाएगा मागधी प्राकृत। पाली के मायने क्या हैं? तो पाली के मायने टेक्स्ट के होते हैं, जिसे हम लोग उर्दू अदब में मतन कहते हैं। अगला सवाल, महाराजा अशोक मशहूर राजा अशोक की सल्तनत कहाँ कायम थी? तो आंसर हो जाएगा मगध, जिसका पाया तख्त क्या था? पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं और अजीमाबाद भी जो है वो जानते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में लिखने का रिवाज बाज़ाब्ता किस ज़माने से होता है? तो आंसर हो जाएगा अशोक के ज़माने से, क्योंकि इन्होंने शिलालेख और स्तंभ जो है वो लिखवाए थे। अगला सवाल है, माहिर लिसानियात ने अदबी प्राकृत की 5 किस्में बयान की है, कौन कौन सी हैं? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 5 कौन कौन सी हैं। पहली सूरसैनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्ध मागधी, महाराष्ट्री और पिशाजी प्राकृत। ये जो है वो 5 अदबी प्राकृत को बांटा गया है। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट है, शूरसैनी प्राकृत किस इलाके की ज़बान थी? तो आंसर हो जाएगा मथुरा की। अगला सवाल है, शूरसैनी ज़बान अपनी किस कदीम ज़बान से बेहद मुतासिर थी? तो आंसर हो जाएगा इसका संस्कृत ज़बान से। अगला सवाल है, मागधी प्राकृत किस इलाके में बोली जाती थी? तो आंसर हो जाएगा मगध में। अगला क्वेश्चन है, मगध में प्राकृत से पहले कौन सी बोली राइज थी? तो आंसर हो जाएगा प्राच्य बोली। किस प्राकृत को गैर मजहब बोली तस्वुर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मागधी प्राकृत को। अगला सवाल और इम्पोर्टेंट है, बिहार और इलाहाबाद के दरमियान के इलाके की ज़बान कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा अर्ध मागधी। अगला सवाल है, अर्ध मागधी ने किस मज़हब को फ़रोग में नुमाया किरदार अदा किया? तो आंसर हो जाएगा जैन मज़हब में, जिसके जो फाउंडर हैं या जिसके बानी हैं ऋषभ देव, और जो 24वें तीर्थंकर है वो है हमारे स्वामी महावीर स्वामी। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के इलाके में बोली जाने वाली ज़बान कौन सी थी? वो थी महाराष्ट्री प्राकृत, जिसको हम लोग मौसीकी की ज़बान भी कहते हैं। अगला सवाल है, अदबी प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता अदबी प्राकृत कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्री प्राकृत। अगला सवाल है, कवायद नवीशों ने महाराष्ट्री प्राकृत को किस नाम से याद किया है? तो आंसर हो जाएगा मिसाली प्राकृत के नाम से। अगला लाइन है या अगला सवाल है, पिशाजी प्राकृत किस इलाके की ज़बान थी? तो आंसर हो जाएगा पंजाब और कश्मीर की। अगला क्वेश्चन है, अदबी प्राकृतों के बाद किस ज़बानों का इर्तिका अमल में आया? तो आंसर हो जाएगा अपभ्रंशों का। और जो तीसरा दौर होता है प्राकृतों का, वही क्या कहलाता है? अपभ्रंश का दौर कहलाता है। आप अगली लाइन में यही क्वेश्चन देख सकते हैं, अपभ्रंशों को तीसरी प्राकृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपभ्रंश प्राकृत के इर्तिका की तीसरी और आखिरी शक्ल है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो सने ईस्वी तक माना जाता है। अगला सवाल है, अपभ्रंशों का इर्तिका कब से कब तक होता है? तो मैंने भी आपको बताया 1000 ईस्वी तक माना जाता है। कब से? 550 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। अगला सवाल, अपभ्रंशों के लघु मायने क्या हैं? तो इनके लघु मायने हैं बिगड़ी हुई या भ्रष्ट जबान या भ्रष्ट भाषा। अगला है, अपभ्रंशों को या अपभ्रंश को जबान के मायने में पहली बार किसने इस्तेमाल किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंड ने अपनी किताब प्राकृत लक्ष्मण में। अगला सवाल है, चंड किस सदी ईस्वी का मारूफ कवायद नवेसी था? तो आंसर हो जाएगा 6ठी सदी का। पाणिनि हमारे लिए संस्कृत में है और ये जो है हमारे दूसरे अपभ्रंश में वो है चंड। अगला है, अपभ्रंशों की बाकायदा कवायद किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमचंद्र ने। अगला सवाल है, अपभ्रंश की कवायद हेमचंद की तसनीफ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा हेमचंद्र शब्द अनुशाहीन, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बेशतर माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों की कितने किस्में बयान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5।
कौन कौन सी हैं अपभ्रंश वो आप लोग देख सकते हैं। सूरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, ये 5 हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पर जो है वो एक, ये जो है वो दोनों ही क्या है, एक साथ मिस प्रिंट है, तो इसलिए आप लोग जो है वो इसे सही कर लीजिएगा। एक हो जाती है प्राचरण अपभ्रंश। अगला सवाल है, शुमाली मगरिब अपभ्रंश के कितने ज़ुमरों में मुनक़सिम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, और ये आगे नीचे 2, प्राचरण और केकई। अगला सवाल है, सूरसैनी अपभ्रंश के बातिन से कौन सी ज़बानें पैदा हुई? तो इसमें 4 जो है वो ज़बानें पैदा हुई, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और खड़ी बोली। अगला सवाल है, मागधी अपभ्रंश का चलन कहाँ कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा बंगाल, आसाम, उड़िया और बिहार। अगला सवाल है, जॉर्ज गैरिसन ने मगरबी मागधी अपभ्रंश की बोलियों को क्या नाम दिया है? तो आंसर हो जाएगा बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो पहली आती है मैथिली, दूसरी आती है मगही और तीसरी आती है भोजपुरी। अगला सवाल है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा मगरबी बिहार और मशरकी यूपी के इजला में। अगला क्वेश्चन है या अगला सवाल है, अर्धमागधी से कौन कौन सी बोलियां ज़हूर में आई? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला सवाल है, अवधी कहाँ बोली जाती है? तो इलाका अवध में, जिसका मरकज़ क्या है, लखनऊ है, वहाँ पर यह बोली जाती है अवधी। अगला सवाल है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किस ज़बान का इर्तिका हुआ? तो मराठी ज़बान का इर्तिका हुआ। अगला सवाल है, प्राचड़ अपभ्रंश का इर्तिका किस इलाके में हुआ? तो वादियाई सिंध में हुआ। अगला लाइन है या अगला सवाल है, केकई अपभ्रंश से कौन सी बोली परवान चढ़ी? तो आंसर हो जाएगा मगरबी पंजाब। मगरबी पंजाबी किस नाम से मारूफ है? तो उसे हम लोग जानते हैं लहिंदा के नाम से, जो शुमाली हिंद में आती है। अगला सवाल है, पिशाची अपभ्रंश से कौन सी ज़बान पैदा हुई? तो आंसर हो जाएगा कश्मीरी। अगला सवाल है, जदीद हिंद आरियाई ज़बानों का इर्तिका कब से होता है? तो 1000 ईस्वी से लेके ताहाल तक। अगला सवाल, मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? तो आंसर हो जाएगा 5, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, जिसमें खड़ी बोली और हरियाणवी दोनों के ज़ुमरे में आती हैं। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये ऊ के ज़ुमरे में आती हैं, और ये गैरिसन ने इनको जो है वो तकसीम किया है। आप जो है वो अगला आ सकता है। अगला ही सवाल उसी तरीके से है, जॉर्ज गैरिसन ने जदीद हिंद आरियाई को उनकी खसूसियात के बिना पर कितने हिस्सों पर तकसीम किया है? तो 2, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। अगला सवाल, उर्दू ज़बान के एहसास किस बोली पर कायम है? तो आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली वो है जो मगरबी हिंद की 5 बोलियों में शुमार होती है। अगला सवाल, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद आरियाई। यहाँ पर जदीद भी आ गया तो उससे घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल, उर्दू का लिसान ख़ानदान का सिलसिला किस कदीम ज़बान से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत से। अगला सवाल, उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के बहस का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा मीर अमन की किताब बाग बहार के दिबाचा से। अगला सवाल, उर्दू से कब्ल यानी कि उर्दू को उर्दू से पहले किस नाम से जानते थे या कौन कौन से नाम थे? तो हिंदवी, हिंदी, रेख्ता, दहलवी, हिंदुस्तानी, ये क्या है उर्दू के पहले नाम हैं। इसके अलावा उर्दू मुअल्ला भी कहा जाता था और लाहौरी भी कहा जाता था। अगला सवाल, सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी तसनीफ़ नक़ूस सुलेमानी में उर्दू का मुअल्लिद किसे करार दिया है? तो आंसर हो जाएगा वादिया सिंध को। और ये कब लिखी गई तसनीफ़ है? तो लिख लीजिएगा 1939 में लिखी गई है। और उन्होंने जब मोहम्मद बिन कासिम की आमद हुई यानी कि 712 ईस्वी में, उसी को जो है उन्होंने क्या माना है, उर्दू का बाकायदा आगाज़ माना है, और सिंध को जो है वो उसका इब्तिदाई जगह मानी है सैयद सुलेमान नदवी ने। अगला सवाल, जिसको हम उर्दू कहते हैं उसका हुलिया वादे सिंध में तैयार हुआ होगा, ये बात सैयद सुलेमान नदवी ने कही है। अगला सवाल है, उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? तो ये हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया है। पंजाब में उर्दू उनकी तसनीफ़ है उसी में। इसके बाद हाफिज़ महमूद शिरानी के अलावा किसने उर्दू का मुअल्लिद व मस्कन पंजाब को करार दिया है?
तो इसमें सरखोश हैं, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं और टी ग्राहम बेली हैं। अगला सवाल, शेर अली सरखोश के तज़किरे का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एजाज़ सुखन, जो उन्होंने 1923 में लिखा। अगला सवाल, ग्राहम बेली ने अपनी किस तसनीफ़ में पंजाब का उर्दू का मस्कन करार दिया है? तो उनकी बुक है अ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर। अगला सवाल, उर्दू की दहली व नवाए दहली में पैदा होने का नज़रिया किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने। अगला है, उर्दू पर हरियाणवी ज़बान के असरात की निशानदेही किसने की? तो आंसर हो जाएगा ज़ोल ब्लॉक और मसूद हुसैन खान ने। अगला सवाल है, कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणवी के ज़ेर असर होती है, इस पर रफ्ता रफ्ता खड़ी बोली के असरात पड़ते हैं। ये बात किसने कही है? ये बात की है मसूद हुसैन खान ने अपनी तसनीफ़ मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में, जो 1948 में क्या हुई, शाये हुई। अगला सवाल है, 1324 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने पाया तख्त को दहली से कहाँ मुंतकिल कर दिया? तो आंसर हो जाएगा देवगिरी, जिसे उर्दू अदब में दौलताबाद के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, बहमनी सल्तनत टूट कर कितने हिस्सों में तकसीम हुई? तो आंसर हो जाएगा 5, जिसमें गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और बरार जो है वो आते हैं। ये जो है वो अहमदनगर को हम लोग इमाद भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये 5 हिस्सों में तकसीम हुई। और यहीं पर दक्कन में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? तो नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में उर्दू, इनकी तसनीफ़ है, उसमें इन्होंने ये नज़रिया पेश किया। अगला है, उर्दू के ब्रज भाषा से पैदा होने का नज़रिया किसने पेश किया? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी तसनीफ़ आब हयात में। और ये कौल भी उन्हीं का ही है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ये बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही कही है। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा किस किस ने उर्दू की ब्रज भाषा से निकलने की बात कही है? तो इसमें जो पहले हैं वो हैं हुर्रन ने और दूसरा है शमसुल्लाह कादरी। इन दोनों ने जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा ब्रज भाषा से बात कही है उर्दू की जाए पैदाइश के निकलने की। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान खड़ी बोली से निकली है, ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है गैरीसन ने, सुहेल बुखारी ने और शौकत सब्ज़वारी ने। सुहेल बुखारी और शौकत सब्ज़वारी भी उर्दू अदब में क्या हैं, माहिर लिसानियात की हैसियत रखते हैं। अगला सवाल है, उर्दू के मलवा यानी कि खिचड़ी ज़बान होने का नज़रिया किसने पेश किया है? तो आंसर हो जाएगा मीर अमन और इमाम बख्श शहबाई। मीर अमन का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है, जबकि इमाम बख्श का ताल्लुक़ जो है वो दिल्ली कॉलेज से है। अगला सवाल, उर्दू के सिलसिले में वो किस बोली से निकली है, ये कौन सा नज़रिया दुरुस्त है? वो किस बोली से निकली है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू का माखज़ खड़ी बोली है। अगला सवाल है, उर्दू के मस्कन के बारे में कौन सा नज़रिया सबसे ज़्यादा दुरुस्त है? तो इसका सही आंसर है कि उर्दू की जाए पैदाइश दहली और नवाए दहली में हुई है, जो कौल है मसूद हुसैन खां का। अगला सवाल है, लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आंसर हो जाएगा तुर्की। उर्दू के मायने क्या हैं? तो लश्कर के आते हैं, फ़ौज के आते हैं, छावनी के आते हैं, किले के आते हैं, शहर और दरबार के आते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, उर्दू में कितने मुसव्वते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगला सवाल, ज़बान उर्दू मुअल्ला का फ़कीरा पहले फ़ारसी के लिए इस्तेमाल था, फिर 18वीं सदी के आखिर में ये उर्दू के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा शमसुर रहमान फ़ारूकी का, और इनकी किताब है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। अगला सवाल है, उर्दू का आगाज़ कब हुआ? तो उर्दू का आगाज़ 1793 मुसलमानों की फतह से हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध जीता पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान भी कौन से नंबर का? 30 नंबर का था। इसके बाद उर्दू कैसे पैदा हुई? तो इसका आंसर है सन ईसवी, या कह सकते हैं 1000 ईस्वी के बाद रूनुमा होने वाले लिसानी तब्दीलियों के नतीजे से। अगला सवाल है, ब्रज भाषा को किस अहद में फ़रोग़ हासिल हुआ? तो आंसर हो जाएगा अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में इनको जो है वो इसका फ़रोग़ हासिल हुआ।
नेक्स्ट है, अकबर के दौर का ब्रज भाषा का सबसे मशहूर शायर कौन था? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। अगला सवाल है, औरंगज़ेब के अहद में लिखी गई तसनीफ़ तोहफ़तुल हिंद का ताल्लुक़ किस मौजू से है? तो आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा की कवायद से, जो कब लिखी गई? 1675 में। अगला सवाल है, तोहफ़तुल हिंद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है या कौन है? तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा ख़ां, जो मुग़ल शहज़ादों को हिंदी पढ़ाने की गर्ज से लिखी गई थी। अगला सवाल है, वो कौन सा पहला मुसलमान शायर है जिसने अरबी और फ़ारसी के अलावा हिंदी में शायरी की? तो आंसर हो जाएगा मसऊद साद सुलेमान। अगला सवाल है, सुलेमान के हिंदी दीवान का जिक्र कहाँ मिलता है? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो के दीवान गुर्रतुल कमाल के दिबाचा में। अगला सवाल है, मसूद हुसैन खान ने किसे बेजा तौर पर शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना करार दिया है? तो आंसर हो जाएगा बिकट कहानी को, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद अफजल। अगला सवाल है, बिकट कहानी क्या है? तो बिकट कहानी 12 मासा है, लेकिन उसकी हैयत क्या है? मसनवी की हैयत में ये लिखी गई है। अगला सवाल है, बिकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम तसनीफ़ कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आशूरा नामा, जो मरसिया है और मुसन्निफ़ है उसके रोशन अली। अगला सवाल, आशूरा नामा 3521 अशार पर मुश्तमिल वाक़ियात करबला से मुताल्लिक़ मसनवी की शक्ल में एक रज़मिया है। अगला सवाल है, उर्दू में फा, बा, ता ये सारे हुर्फ को क्या कहा जाता है? तो इनको हिकारी हुर्फ कहा जाता है, जिनकी तादाद कितनी है? 14 है। अगला सवाल, दक्कन में उर्दू का दक्कनी के अलावा एक दूसरा नाम कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा गुजरी। अगला सवाल, उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें दक्कन में किस दौर में मिलते हैं? तो बहमनी दौर में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्कनी उर्दू में काफ की आवाज़ किस हर्फ की आवाज़ में बदल जाती है? तो आंसर हो जाएगा खा की आवाज़ में। और आज के हमारे इस क्लास का आखिरी सवाल है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बांगड़ू। तो ये हमने लिसानियात पे या कह सकते हैं उर्दू की तारीख पे कुछ सवालात थे जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम है। उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं कर पाए हैं और आपको ये PDF फराहम हो जाएगी, इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और DSSS लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको ये PDF भी वहाँ पर ईज़िली मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।